हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी। क्लास 11th का एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है। तो हम लोग इस चैप्टर में प्रोबेबली कोशिश यही करने वाले हैं कि कम से कम समय में इसको रिवीजन किया जाए। हम पढ़ नहीं रहे हैं तो रिवीजन में भी स्पेसिफिकली हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा समझने पे इस बार फोकस यहाँ पे ये नहीं है। मतलब हमारा जो रिवीजन का पर्पस है, जैसे हम आपके लिए जो वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि अगला टेस्ट में आपका ये सिलेबस में है, तो हमारा ये मतलब मोटो है कि हम आपको बस इन टॉपिक्स में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या कहाँ पे आपसे गलती कराए जाते हैं या ज़्यादातर सवाल कहाँ से फ्रेम होते हैं, तो उनको हम आपको रिवीजन के पर्पस से करा दिया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बता दिया 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है इस चैप्टर का। तो आइए हम उन 4 से 5 क्वेश्चंस को क्विकली रिकैप करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम समय में हम इसको रिकैप करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड। ये 7-8 चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग बात करें मॉर्फोलॉजी का, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म में भी किसकी बात कर रहे हैं हम? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसको सबसे पहले 2 भाग में बांटेंगे। एक है हमारा रूट सिस्टम, दूसरे होंगे हमारे शूट सिस्टम। तो आइए हम एक एक करके इसमें सबसे पहला पार्ट देखेंगे रूट सिस्टम की। अगर हम लोग रूट की बात करें तो सब लोग जानते हैं रूट कैसा पार्ट है? अंडरग्राउंड पार्ट है। रूट कैसा पार्ट है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है रूट का, जो कि कहाँ से निकलता है? यहाँ एक सवाल बन जाता है रेडिकल्स ऑफ एम्ब्रियो से। ठीक है, रेडिकल्स ऑफ एम्ब्रियो से रूट बनता है। दूसरा सवाल है रूट कितने टाइप के होते हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होते हैं? एक ऐसे रूट जो कि स्पेसिफिकली या जनरली आप कह सकते हैं डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं, ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स है, मतलब एक ऐसा रूट जो रेडिकल्स से अराइज हो उसको हम लोग नाम देते हैं टैप रूट। जो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हो उसको हम लोग फाइब्रस रूट। जो कहीं और से अराइज हो जाए या तो रेडिकल से या बेस से या कहीं और से, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो चलिए अब हम टैप रूट की बात करें तो इस रूट को कहा जाता है प्राइमरी रूट। ठीक है, इसके अंदर यानी प्राइमरी रूट की अगर हम बात करें तो ये रूट जो नीचे की तरफ जो मेनली आ रही है वो प्राइमरी। ठीक है, इसके बाद जो पहली ब्रांचिंग होगी वो सेकेंडरी, सेकेंडरी में फर्दर जो ब्रांचिंग होगी वो टर्सरी, टर्सरी में जो फर्दर ब्रांचिंग होगी वो क्वाटरनरी रूट कहलाती है। यानी प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्सरी हो सकते हैं, क्वाटरनरी रूट्स हो सकते हैं। और ये सब किसका फीचर है? तो ये फीचर्स है सिर्फ हमारे टैप रूट का। टैप रूट आपको ये सवाल में बनता है, किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्डम। एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी की खास बात क्या है? जो एग्जाम्पल किसी एक में दे दिया जाए उसके पूरी फैमिली में वो एग्जाम्पल होता है। यानी डाइकॉट्स के जितने भी फैमिली हमारे सिलेबस में है सब में आपको कैसा रूट देखने को मिलेगा? टैप रूट। दूसरा टैप रूट की अगर हम बात करें तो टैप रूट में जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करें, नेक्स्ट हमने देखना है फाइब्रस रूट। किस में देखने को मिलता है? ये एक सवाल है जो सवाल आपसे पूछता है मोनोकॉट में। कहाँ से अराइज होते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे एग्जाम्पल वीट। ठीक है, तो ये रहे आपके वीट के रूट। तो सिंपल सा आपको सवाल क्या पूछेगा? टैप रूट डाइकॉट में कहाँ से ओरिजिनेट होता है? रेडिकल से। फाइब्रस रूट मोनोकॉट में कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बेस ऑफ द स्टेम से। ठीक है, चलो एडवेंटिशियस रूट कैसे होते हैं? जो रेडिकल्स के अलावा कहीं और से आ जाए, जैसे कि ग्रासेस में, मॉन्स्टेरा में, बनियन ट्रीज़ में, ये सब में आपको देखने को मिलता है। अच्छी बात ये है कि अब हमारे पास में मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, ये जो पार्ट थे ये पार्ट डिलीट हो गए हैं। तो अब हमारे पास में वो सिलेबस में पार्ट नहीं पढ़ना है अपने को। ये एक सवाल है जो आप इसका मार्क कर लीजिए, इससे सवाल पूछता है। नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चले तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है? सबसे पहले रूट कैप, फिर मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन, फिर मैचुरेशन और 5वें में पाया जाता है रूट हेयर्स। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा कौन सा ऐसा रूट का रीजन है जिसमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं? तो रूट हेयर्स किस में देखने को मिलते हैं? मैचुरेशन में। हमारा एक सवाल है, ये जो रूट हेयर्स हैं आप बताइए यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? आपको हमने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रूट कैप। रूट कैप क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है जो रूट का थिम्बल शेप होता है। थिम्बल का मतलब छेनी शेप का होता है, ज़मीन में नीचे की तरफ जाएंगे। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टेरेस्ट्रियल का मतलब एक ऐसा प्लांट जो ज़मीन पर रहते हो।
ज़मीन पर रहने वाले के लिए ये प्लांट में रूट कैप देखने को मिलता है। तो बताइए वाटर में क्या मिलेंगे? इसी का ही बिल्कुल एक दूसरा होता है जिसका नाम है रूट पॉकेट्स। तो ज़मीन पर रहने वाले प्लांट को रूट कैप होते हैं और वाटर में रहने वाले प्लांट को रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। एपेक्स ऑफ रूट पे पाए जाते हैं, ठीक है, थिम्बल शेप के होते हैं, नीचे जाने में मदद करेगा रूट को और मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्शन देने का भी काम करेगा, ठीक है। दूसरा मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है? रूट कैप के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ से एक सवाल आपसे पूछ देगा, देख पहला स्मॉल होगा, दूसरा थिन वॉल्ड होंगे, तीसरा डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा और इनके जो सेल्स हैं लगातार रिपीट करेंगे। अब इसमें दे देगा स्मॉल, लार्ज, डेंस, इनकॉन्स्पिकुअस, थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड। अब पूछेगा बताइए इनमें से मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के लिए कितने स्टेटमेंट या कितने वर्ड सही हैं या गलत हैं। तो ऐसे यहाँ से एक सवाल आपसे बन जाता है। नेक्स्ट रीजन ऑफ इलोंगेशंस की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक के ऊपर होता है इलोंगेशन। इसका काम क्या है? रैपिड इलोंगेट कराना, यानी रूट्स की लंबाई को बहुत तेज़ी से बढ़ाना, यानी लंबाई बढ़ाने में इसका इस रीजन ऑफ इलोंगेशन का रोल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या है? ये वाला सवाल आप याद रखेंगे, प्रोक्सिमल टू एलोंगेशन जोन। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है? पास होता है। एलोंगेशन जोन के पास पाए जाते हैं मैच्योरेशन जोन्स। ये कैसे? सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। ये है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ से ज़्यादातर सवाल बनता है रूट हेयर्स किस रीजन में पाए जाते हैं? आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। इसका काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल को, ठीक है, और साथ साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि ज़मीन को अच्छे से जकड़ करके रखा जाए। दूसरा रूट के फंक्शंस, हाँ ये आपको एक बार देख लीजिए क्या क्या है। सब कोई जानते हैं, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। और क्या हो सकता है? एनकरेज। एनकरेज का वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट। सपोर्ट देने का काम भी इनका होता है। फिर क्या होता है? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना। कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पीजीआर आपने पढ़ा होगा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। रूट से कुछ पीजीआर भी इनिशिएट होते हैं। तो यहाँ तक हमने जो फंक्शंस देखने थे, फंक्शंस देख लिए, जो भी हमने रूट्स के रिगार्डिंग सवाल थे वो भी हमने देख लिए। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए रूट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं द स्टेम। स्टेम के बारे में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आइए हम स्टेम के बारे में एक बार क्विकली रिकैप को देखते हैं। चलिए स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो स्टेम क्या है? असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए पार्ट, ज़मीन से ऊपर जाने वाले पार्ट। जैसे स्टेम्स ये हैं, जैसे डायग्राम में स्टेम्स ये हैं। जैसे आपको यहाँ से हम बात करें तो ये जो प्लूम्यूल वाला रीजन है ऊपर की तरफ स्टेम्स को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। यानी कहाँ से डेवलप होते हैं? तो दूसरा सवाल, किससे डेवलप होते हैं? प्लूम्यूल से डेवलप होते हैं। और क्या कर सकते हैं? इससे निकलते हैं ब्रांच, इसी से निकलते हैं लीफ, इन्हीं से निकलेंगे फ्लावर्स, फ्रूट, बर्ड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल आपसे पूछता है, सवाल ये है कि मुझे बता दो कि आपका स्टेम को स्टेम कहने के लिए सबसे अलग चीज़ क्या होना चाहिए? स्टेम को स्टेम कहने के लिए वो ज़मीन के बाहर होना चाहिए, ज़मीन में हो, ये सब ज़रूरी नहीं है। स्टेम को स्टेम कहने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? इट मस्ट पजेज नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसका होना ही स्टेम की सबसे मजबूती है, सबसे ख़ास बात है। चलिए नोड्स वो रीजन्स हैं जिस रीजन से, जैसे यहाँ से लीफ निकल रही है, यहाँ से लीफ निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो ये वाले जो रीजन है ये कहलाते हैं नोड्स। ये क्या कहलाते हैं? नोड्स। और जैसे ये नोड्स हो गया, ये नोड्स हो गया, इनके बीच में जो ये खाली जगह है इनको हम लोग नाम देते हैं इंटरनोड्स। नोड्स क्या है? नोड्स वो रीजन है जहाँ से लीफ निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे, फ्लावर निकलेंगे, बर्ड्स निकलेंगे। जबकि इंटरनोड्स क्या है? दो नोड्स के बीच का जो जगह होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं इंटरनोड्स। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है? यहाँ से ब्रांच निकलेंगे, लीफ निकलेंगे, फ्लावर निकलेंगे, फ्रूट भी निकलेंगे। और क्या सवाल है? इसका कंडक्शन में रोल है किसका? और कुछ ऐसे भी स्टेम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करते हैं। सम स्टेम्स जो कि हेल्प करेगा स्टोरेज में, सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में और वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में भी, यानी रिप्रोडक्शन में भी कुछ स्टेम्स मदद करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इसके जो मॉडिफिकेशंस वगैरह थे वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, वो सिलेबस में से अब आपका हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट
अब स्टेम्स का फंक्शंस क्या क्या हो सकता है, स्टोरेज के लिए टेंड्रिल्स बनाएंगे, कुछ कांटे बनाएंगे, फिलोक्लेड, स्टोलोन, ऑफसेट, सकर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा डिलीट है ये सब पार्ट, नहीं तो इससे अच्छा खासा सवाल बन जाया करता था जिसमें अक्सर बच्चे गलती भी करते थे। तो आप यूँ समझ लो कि अब आपका ये पार्ट डिलीटेड है मॉडिफिकेशन सिस्टम वाला, तो आपके लिए थोड़ी सी राहत की बात ज़रूर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीफ का। लीफ के बारे में क्या आपको याद रखना है, लीफ कैसा है, लेटरल। लेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, साइड। फ्लैटेंड का मतलब होता है चौड़ा। कहाँ पे बॉर्न होते हैं, स्टेम पे। किस रीजन में, स्टेम के नोड्स के। अब देखो जिस तरह से हमने आपको बताया स्टेम को स्टेम कहने के लिए नोड्स और इंटरनोड्स होने चाहिए, वैसे लीफ को लीफ कहने के लिए उसके पास हर हाल में क्या होना जरूरी है, एक्सिलरी वर्ड होने चाहिए, वरना वो लीफ नहीं कहलाएगा। एक लीफ को लीफ कहने के लिए एक्सिलरी वर्ड का होना जरूरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, सैम से, सूट एपिकल मेरिस्टेम से। और लीफ जो कैसे अरेंज होते हैं, एक्रोपीटल ऑर्डर में। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी ब्रांच है तो यहाँ पे नीचे में बड़ी लीफ है, फिर ऊपर चलेंगे छोटी लीफ, फिर और ऊपर चलेंगे फिर छोटी लीफ, और इस तरह से लीफ की साइज छोटी होती चली जाएगी। एक्रोपीटल मैनर, इसी को हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। और लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में। ये है आपका एक्रोपीटल। देखो बड़ी साइज के लीफ नीचे है, फिर ऊपर गए और छोटी हो गई और छोटी, फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको हम लोग नाम देते हैं, इस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है एक्रोपीटल, ठीक है। दो वर्ड आता है, एक एक्रोपीटल एक बेसिपीटल। यही चीज़ अगर उल्टा की हो जाए तो बेसिपीटल, और अगर इस डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में हो तो इसको हम नाम देते हैं एक्रोपीटल। चलिए नेक्स्ट, लीफ की अगर हम लोग बात करें तो लीफ के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। लीफ की बेस यानी ये वाली पार्ट, फिर लीफ की बेस, फिर पीटियोल, और लास्ट में लीफ ब्लेड या लीफ लमाइना। ये है लीफ का बेस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर ये है आपका पीटियोल, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा लीफ का लमाइना है, जिसको हम लोग पत्तियां भी कहते हैं या लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स है इसको हमने लमाइना कहा है, और लमाइना के जो बीचों बीच स्ट्रक्चर्स जा रही होती है इसको हम लोग नाम देते हैं मिड रिब। क्या नाम देते हैं, मिड रिब। या इसी का एक और नाम क्या होता है, वेन, या इसी का एक और नाम क्या होता है, कोस्टा। ये 3 नाम इसी का होता है, मिड रिब कह लीजिए, वेंस कह लीजिए, या कोस्टा कह लीजिए। इसका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, और फिर ये इधर इस ब्रांच लेटरल ब्रांचेस को ये सप्लाई कर देते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं जिनके पास में छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं स्टिप्यूल्स। सभी लीफ में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लीफ में आपको स्टिप्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो लीफ में स्टिप्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये वाला सवाल के लिए आपको पूछ देगा कि आप मुझे बताओ, अगर किसी लीफ का लीफ बेस एक्सपेंड होके सीथ कवरिंग बना ले, या तो पूरी तरह से कवर कर दे या हाफ कर दे, तो उसको आप क्या नाम देंगे, तो उसको हम लोग नाम देते हैं, मोनोकॉट में इसका देखने को मिलता है सीथी यानी कवर्ड लीफ। ये आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, ये देखिए ये मेज का प्लांट है। मेज में ये वाला जो पार्ट है, ये लीफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है आपने देखा होगा मेज है तो इसके पीछे से सटा हुआ होता है, फिर ऐसे लीफ निकलते। ये जो पार्ट सटा हुआ है इसी को हम लोग सीथ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल ये क्या होता है, स्वलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेग्यूमिनस प्लांट का। लेग्यूमिनस प्लांट बोले तो एक ऐसा प्लांट जो कि दाल वाली प्लांट है, जैसे दलहन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो यहाँ से ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, लीफ बेस कहाँ पे मतलब कवर्ड होता है सीथ के फॉर्म में, तो वो मोनोकॉट में, और दूसरा स्वलन लीफ बेस को हम देते हैं पल्विनस। ये स्वलन लीफ बेस को हम पल्विनस नाम देते हैं। किस में देखने को मिलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेग्यूमिनस फैमिलीज में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। लीफ का और काम क्या है, देखो लीफ की जो ये काम है, ये क्या है, लीफ ब्लेड का काम है कि जो हवा में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लीफ ब्लेड इस तरह से हवा में अप्स एंड डाउन करके टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। फ्लेक्सिबल पेट्यूल क्या करते हैं, फ्लटर्स इन एयर, और इसी तरह से ये फ्रेश एयर लाते हैं लीफ की तरफ, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की ज़रूरत है, O2 रिलीज आउट करते हैं, तो इन सब में आपको मदद करेंगे, ठीक है। मिड रिब, इसका अभी हमने एक और नाम बताया कोस्टा, एक और नाम बताया वेंस। काम क्या है, वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट। यहाँ से आपको सवाल ये देखने को मिलता है कि अगर हम वेनिसन्स की तरफ बात करें, अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड वेनलेट इन अ लीफ,
वेंस एंड वेनलेट इन लीफ, इसी के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं वेनेसन। आप डायरेक्टली याद रखेंगे। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक, ऐसा कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट में, और ये जो केला का पत्ता आपको दिख रहा है ये ऐसा आपको देखने को मिलते हैं मोनोकॉट में। तो सिंपली डायरेक्टली याद रखेंगे, डाइकॉट में रेटिकुलेट और वेनेसन, और मोनोकॉट में ये मेज हो चाहे केला वाला हो, सब में आपको कैसा देखने को मिल रहा है? ये देखिए पैरेलल वेनेसन देखने को मिल रहा है। जबकि आम की पत्ती, अड़हुल की पत्तियाँ, इन सब में आपको कैसे वेनेसन देखने को मिलेगी? रेटिकुलेट। चलिए नेक्स्ट, रेटिकुलेट वेनेसन डाइकॉट में है, नेटवर्क लाइक है। पैरेलल वेनेसन मोनोकॉट में होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता लगे है। चलिए लीफ की बात करें तो हमारे पास दो तरह की लीफ होती है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। और फिर कंपाउंड लीफ दो भाग में बांटी जाएगी, पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्ना वर्ड कान का जो अगर कंपाउंड लीफ इस छोटे छोटे पिन्ना लाइक बदल जाए तो पिन्नेटली, और सिंपल हमारे जो हाथ के पाम लाइक अगर बदल जाए 5 भाग में तो उसको हम लोग नाम देते हैं पाल्मेटली। अभी आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं और ज़्यादा। देखिए तो सिंपल लीफ क्या है? एक ऐसा लीफ, जैसे कि मान लो एक ऐसे मेरे हाथ को लीफ समझ लो, या सिंपली ये है लीफ। अगर इस लीफ में कोई कट ना हो, ये जो कट है इंसिजन ना हो, और अगर हो भी तो ये इंसिजन यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। ऐसी लीफ, एक ऐसी लीफ यानी जिसकी लमाइना कैसी हो? एंटायर हो। और अगर वो कट हो भी तो मिडरब को टच नहीं करना चाहिए, तो ऐसे लीफ को हम नाम देंगे सिंपल लीफ। और एक ऐसी लीफ, सिंपल सा आप समझ के देखिए, एक ऐसा लीफ जिस लीफ में कोई भी लीफ ब्लेड में कट ना हो, या अगर कट हो भी तो वो कट कहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए, तो वो कट आपके किसी भी हाल में मिडरिब तक नहीं पहुँचने चाहिए। तो चलिए सिंपल लीफ के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ ऐसे लीफ होते हैं जिन लीफ के मिड रिब में कट हो और वो कट मिड रिब तक पहुंच जाए। ये आपके मिड रिब हो गई, ये लमाइना हो गई, इसमें कट हो और ये कट कहाँ तक पहुंच जाए? मिड रिब तक पहुंच जाए। तो ऐसे जो लीफ होंगे उनको हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। और अब जो मिड रिब है उसका नाम मिड रिब ना हो करके क्या हो जाता है? रैकिस कहने लगते हैं हम लोग। तो ये और लीफ क्या कहलाने लगेगा? लीफलेट। तो यहाँ से आपसे सवाल क्या पूछेगा? अक्सर आपसे सवाल पूछेगा मिड रिब, किसके मिड रिब को हम रैकिस कहते हैं? या दूसरा, अब हम इन लीफ को क्या नाम देंगे? तो इन लीफ को अब हम लोग नाम देने लग जाएंगे लीफ मतलब लीफलेट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ये दो तरह से हो सकता है। अगर ईयर पिन्ना लाइक हो जाए तो उसको पिन्नेटली कंपाउंड कहेंगे, जैसे कि एग्जांपल याद रखना है आपको नीम। पामेटली कंपाउंड का एग्जांपल याद रखना है सिल्क कॉटन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोराई। तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखेंगे सिंपल लीफ, उसके बाद पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एग्जाम्पल नीम, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ एग्जाम्पल है आपका बॉम्बिक्स यानी सिल्क कॉटन। ठीक है, चलो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इज नोन एज वेनेसन, ठीक वैसे ही अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज नोन एज फिलोटैक्सी। तो पहले तो इसका डेफिनेशन याद रखें, ये तीन तरह से हो सकते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। क्या होता है अल्टरनेट, क्या होता है अपोजिट, क्या होता है वर्ल्ड? आइए देखते हैं। अल्टरनेट यानी ये हमारी ब्रांच हो गए, एक लीफ इधर तो दूसरा इधर, फिर तीसरा इधर, फिर चौथे पांचवें इधर। तो मतलब कोई भी लीफ देखिए एक ही जगह से, एक नोड से एक ही लीफ निकल रहा है और अगला लीफ अल्टरनेटली, ऐसे लीफ को हम नाम देते हैं अल्टरनेट। जिसका डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखें, चाइना रोज यानी मालवेसी फैमिली, मस्टर्ड यानी ब्रासिकेसी फैमिली, सनफ्लावर यानी एस्टेरेसी फैमिली। ठीक है, फिर अपोजिट देखो, एक ही नोड से एक ही साथ दो लीफ निकल रहे हैं, एक ही नोड से एक ही साथ दो लीफ निकल रहे हैं, ऐसे लीफ को हम लोग नाम देंगे, ऐसे अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं अपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जांपल आपको एकदम याद कर लीजिए, एग्जांपल डायरेक्ट नीट में सवाल में पूछा जाता है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। दूसरे हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी, जैसे ये वाला प्लांट आपने देखा है, देखो एक ही जगह से एक ही नोड से दो से ज़्यादा हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, ऐसे फिलोटैक्सी को हम लोग नाम देते हैं एल्स्टोनिया। एक और एग्जाम्पल आप याद रखिएगा इसका, जिसका प्लांट का नाम है नीरियम, जिसको कि हम लोग कनेल प्लांट भी कहते हैं। अल्स्टोनिया एंड नीरियम आपको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछता है, डायरेक्टली आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ की बात करें, ये भी नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंड्रिल्स का मतलब जहाँ पे लीफ मॉडिफाई हो जाए और लीफ टेंड्रिल्स बन जाए, जिसका एग्जाम्पल है पी। तो कहेंगे सर है नहीं तो पढ़ा क्यों रहे? क्योंकि एवोल्यूशन में क्लास 12th में आपने पढ़ा है टेंड्रिल्स एंड कुकुरबिट्स, और यहाँ पे टेंड्रिल्स इन पीज।
तो ये आपसे सवाल पूछता है डिफरेंस क्या है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं। स्पाइन्स मतलब कांटा, जो कैक्टस का जो एक कांटा है ना, जो हम जिसको कांटा समझ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, लीफ है। और जिसको हम स्टेम समझ रहे हैं ग्रीन कलर का, वो एक्चुअल में क्या होता है, लीफ होता है। ठीक है, फ्लैशी लीफ जैसे कि अनियन और गार्लिक, यानी लहसुन और प्याज जो हम लोग खाते हैं, वो एक्चुअल में है क्या, फ्लैशी लीफ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ में एक एग्जांपल याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन एक्सेसिया का आपको याद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस से अब डिलीटेड हो चुके हैं। फिर दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट का सिर्फ नाम याद रखेंगे, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। अब यहाँ से जिसमें से हम आपको गारंटी रूप से कह सकते हैं 2 सवाल नीट 2026 में भी आएगा, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, क्योंकि फ्लावर से हर बार सवाल होता है। तो फ्लावर एक बहुत ह्यूज टॉपिक भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए हम फ्लावर्स के बारे में देखते हैं। चलिए, फ्लावर क्या है, तो सबसे पहला पार्ट यहाँ से मॉडिफाइड सूट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सूट है ये क्या होते हैं, जब एक्सेस कंडेंस हो जाए तो ये किस चीज़ में बदल जाते हैं, फ्लावर्स में बदल जाते हैं। ये सॉलिटेरी का मतलब अकेले भी हो सकते हैं, या तो यहाँ पे व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर, अगली जैसे ये प्लांट है, इसका सूट टिप ये अगर फ्लावर में बदल जाए तो ऐसे फ्लावर्स को हम सॉलिटेरी नाम देते हैं। सॉलिटेरी का मतलब अकेला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको सवाल पूछता व्हाट इज़ इनफ्लोरेसेंस। तो जिस तरह से हमने अभी देखा वेनेसन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, फिलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, वैसे ही है आपके पास इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो डायरेक्ट आपको 2 तरह का इनफ्लोरेसेंस याद रखना है, रेसिमोज, साइमोज। ठीक है, तो इन दोनों में और आपको क्या डिफरेंस याद रखना है, ये सब सवाल में आता है कि मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, जबकि साइमोज में क्या हो जाता है, फ्लावर आ जाते हैं, ऊपर वाले एक्सेस टर्मिनेट हो जाते हैं फ्लावर पे, तो यहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इनमें ग्रोथ बढ़ते रहते हैं। यहाँ अभी हमने आपको बताया था एक्रोपिटल यानी लार्ज टू स्मॉल साइज, जबकि इसमें कैसा होता है, बेसिपिटल यानी लार्जर ऊपर, स्मॉलर फ्लावर्स नीचे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ से फर्दर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें, रेसिमोस एग्जाम्पल याद रखेंगे। ब्रेसिकेसी एंड फेबेसी फैमिली में आपको रेसिमेस देखने को मिलता है। सोलिनेसी और लिलियसी फैमिली में आपको साइमोज इनफ्लोरेसेंस टाइप देखने को मिलेगा। बस इतना याद रखिए इनफ्लोरेसेंस के बारे में, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा नीट वाला। हाँ, फैमिलीज जरूर याद रख लेंगे। चलो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब एक प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ऑन मैच्योरिटी, जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं तो प्यूबर्टी गेन करते हैं और हमारे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक वैसे जब एक प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उनमें फ्लावर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी प्रेजेंस ऑफ फ्लावर क्या इंडिकेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे लीफ की डंटी थी पीटियोल, वैसे ही फ्लावर की डंटी को हम लोग स्टॉक या पेडिसेल कहते हैं, और जो कि नीचे एक स्वलन पार्ट पे अटैच्ड होता है, जिनको हम लोग नाम देते हैं थैलेमस। ठीक है, और कुछ फ्लावर्स के पास ब्रैक्ट्स होते भी हैं, कुछ में नहीं होते हैं। अगर ब्रैक्ट्स होगा तो ब्रैक्टिएट, नहीं होगा तो ईबीआर यानी ई ब्रैक्टिएट होता है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें तो फ्लावर्स के टिपिकली 4 वर्ल होते हैं, जो कि अगर हम बाहर से अंदर की तरफ बात करें तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन है, जबकि ये रिप्रोडक्टिव है, यानी एसेंशियल ऑर्गन है। ये हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। अगर ये चारों के 4 हैं तो कंप्लीट फ्लावर, नहीं है तो इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर कोई इन दोनों में एक है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दोनों हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इन्हीं को अब यहाँ से आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, तो आपको पहचान में आना चाहिए। गाइनोसियम का पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों मिलाकर के गाइनोसियम बनाते हैं। वर्ल को गाइनोसियम कहते हैं, पूरे के पूरे माला को गाइनोसियम कहते हैं, और उसके यूनिट को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। यूनिट को क्या कहेंगे, पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, वैसे ही एंथर प्लस फिलामेंट मिला करके बनाते हैं स्टमेन, और स्टमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं, और स्टमेन को हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम क्या है, स्टमेन। ये आपके जो कलरफुल हैं वो हैं आपके पेटल्स, और पेटल्स यूनिट है, कोरोला बंडल होता है। ठीक वैसे सेपल्स यूनिट है ग्रीन कलर वाला, और कैलिक्स इसका बंडल है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। तो ये लेबलिंग आपको याद रखनी है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो अगर फ्लावर में दोनों एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों है तो बाइसेक्सुअल, कोई एक है तो यूनिसेक्सुअल। यहाँ से एक टर्म आता है पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है? अगर कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाए तो इन दोनों के बंडल को हम लोग नाम देते हैं टेपल्स, और टेपल्स के ग्रुप को नाम देते हैं हम लोग पेरियांथ। ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स की लिलिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। बस एक याद रखेंगे, कैलिक्स कोरोला फ्यूज़ हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं टेपल्स, और टेपल्स के ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरियांथ। और किस में देखने को मिलेगा? लिलिएसी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। यानी सिमेट्री। अगर सिमेट्री होता क्या है? अगर हम किसी एक फ्लावर को दो बराबर भाग में, ध्यान से सुनिएगा, एक फ्लावर को दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। कितने प्लेन से? अगर एक से ज़्यादा प्लेन से बांट सके तो इसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, या इसी का दूसरा नाम होता है रेडियल सिमेट्री। और अगर एक फ्लावर को हम दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, इसको हम लोग जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं। फिर है, अगर एक फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से दो बराबर भाग में बांट ही नहीं सकते तो उसको हम लोग नाम देते हैं एसिमेट्रिक। तो देखो फिर से हम आपको एक बार रिकॉल यहाँ कराना चाहेंगे। ये हम चैप्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, ना रिवाइज करवा रहे हैं इस चैप्टर को, हम बस ये बता रहे हैं कि कहाँ का कुछ पॉइंट सवाल पूछे जाते हैं। हम स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए टारगेट कर रहे हैं कि जो मतलब हाँ बस हो गया रिवीजन, पढ़ भी लिया है, और एक बार क्विकली हम देख लेते हैं ताकि कॉपी पेन भी ना खोलना पड़े, देख ले तो चीज़ें फिर से आपके रिकॉल में आ जाए। तो पढ़ा नहीं रहे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल याद रखना है, मस्टर्ड, चिली, दतूरा। तो आपको याद होगा हमने निमोनिक्स आपको बताया था। आप निमोनिक्स कोई भी लिख करके बताओ क्या निमोनिक्स बताया था, मैं, चली, दिल्ली करके। तो आप मुझे जल्दी से निमोनिक्स बताइए एक्टिनोमॉर्फिक का। ठीक है। फिर अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा जाइगोमॉर्फिक। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है? जाइगोमॉर्फिक के बाद सेकंड पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? तो देखिए जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम होता है बाइलेटरल सिमेट्री। हमने आपको बता दिया, एक जब भी हम किसी फ्लावर को दो बराबर भाग में बांट तो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक प्लेन से, यानी बाइलेटरल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल है पी गुलमोहर बिन केसिया, पिया बिन कैसे गुल। हमने आपको ट्रिक बताया था जाइगोमॉर्फिक का। डायरेक्टली एग्जांपल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ देखेंगे तो थोड़ा ध्यान में बनेगा। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट है आपका एसिमेट्रिक यानी इर्रेगुलर्स। इसिमेट्रिक का मतलब जिसको हम किसी भी प्लेन से दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कैना। डायरेक्ट याद रखेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लावर, लेकिन इस बार हम लोग किस बारे में बात करेंगे? आइसोमेरी। ये जो टॉपिक है आइसोमेरी यानी कितने के मल्टीपल में है, यानी फ्लावर्स के जो फ्लोरल पार्ट हैं वो अगर 3 के मल्टीपल में है, ट्राइमेरस। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए। लिलिएसी फैमिली में। अगर फ्लावर्स के फ्लोरल अपेंडेजेस 4 के मल्टीपल में है, जैसे कि ब्रेसिकेसी में। अगर फ्लावर्स के 5 के मल्टीपल में है, फेबेसी या सोलेनेसी में, तो इसको हम पेंटामेरस कहते हैं। आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्लावर में सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर में ये जो पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो हम आइए एक ही स्लाइड में आपको पूरा बता देते हैं क्या है। तो देखो हम अगर बात करें फ्लावर्स का, किस बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? ओवरी के पोजीशंस या फ्लावर पोजीशंस के बेसिस पे। देखो ये है हाइपोगाइनस ओवरी, यानी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पे देखो अगर ऐसे आप लाइन ड्रॉ करें तो सबसे ऊपर कौन है? ये हमारे सबसे ऊपर पार्ट पे ओवरी है, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट है जैसे एंड्रोसियम, जैसे कैलिक्स, जैसे कोरोला, जैसे थैलेमस, ये सब के सब नीचे हैं। तो इस टाइप के ओवरी को हम लोग नाम देते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या नाम देंगे? सुपीरियर ओवरी। और ऐसे फ्लावर को हम लोग नाम देते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है। दूसरा ये पेरीगाइनस का 2 एग्जाम्पल है, 2 डायग्राम है। दोनों डायग्राम ही आपका एनसीईआरटी का लिया गया है। एक जब कप शेप का, इसका एग्जाम्पल क्या है देखें, जब एक जो रिसेप्टिकल है वो कप शेप आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, और ऐसा जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखने को मिले, कुछ
यहाँ पे डायग्राम में आप देखते हैं कि ये जो स्टिग्मा है नीचे है, एंड्रोसियम ऊपर है, कैलिक्स कोरोला वाला पार्ट ऊपर है, जबकि यहाँ पे स्टिग्मा ऊपर है, एंड्रोसियम नीचे है। यानी इसको हम लोग नाम देते हैं हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी कह लो, सुपीरियर कह लो या हाफ इन्फीरियर ओवरी कह लो, जिसका कि एग्जाम्पल PPR था, आपको याद हो PPR प्लम्पिच रूज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इपीगाइनस। इपीगाइनस का मतलब क्या है, गाइनोसियम का जो ये ओवरी वाला पार्ट है सबसे नीचे हो, बाकी फ्लोरल पार्ट देखो कहाँ पे है, ऊपर है, रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट ऊपर हो और ओवरी वाला जो पार्ट हो सबसे नीचे हो, ऐसे को हम लोग नाम देते हैं एपिगाइनस। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, ओवरी सबसे नीचे है, इसीलिए ऐसे पार्ट को हम नाम देते हैं इन्फीरियर ओवरी। डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो मुझे आप जल्दी से बताइए, ये वाला सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल इनमें से किसके लिए यूज़ करेंगे और ये वाला सिंबल किस में यूज़ करेंगे, ABC। आप इनमें जल्दी से बताइए किसको आप A, किसको आप B और किसको आप C लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल याद रखना है, मस्टर्ड, चिली, ब्रिंजल। दूसरा पेरीगाइनस का PPR प्लम, पीच, रोज। इपीगाइनस का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, गावा एंड कुकुम्बर, जो भी NCERT में है बस यही दिया है डायरेक्ट, इसके अलावा कोई अलग से एग्जांपल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से फर्दर आगे हम बढ़ेंगे तो फ्लोरल्स के जो पार्ट हैं एक एक करके हम इन पार्ट्स को देखने वाले हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आपको ध्यान हो हमने क्लास में आपको फ्लावर ला करके हर एक पार्ट को, ये पूरा का पूरा फ्लावर है, जब हमने फ्लावर्स ने सबसे पहले तोड़ना स्टार्ट किया तो ग्रीन पार्ट को तोड़ा, कैलिक्स था, फिर उसके बाद हमने पंखुड़ियों को अलग करे थे जो कि कोरोला था, फिर हमने एंड्रोसियम आपको अलग करके गिनवाया था, फिर लास्ट पार्ट जो सबसे बीच में थी वो गाइनोसियम थी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और यहाँ से हमने निडल के थ्रू आपको कट कर करके ओवरी को भी दिखाया था, तो आपको रिकॉल होगा। चलिए नेक्स्ट, सेपल्स की बात करें तो सबसे बाहरी भाग में मौजूद होता है, ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर है तो आप जानते हैं कि इसका काम क्या चीज़ होगा, फोटोसिंथेसिस। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, याद रखेंगे, अगर पेटल्स सब के सब आपस में फ्यूज़ हैं तो गैमोसेपलस, और अगर सेपल्स आपस में सब फ्री हैं तो उसको हम लोग नाम देंगे पॉलीसेपलस। जल्दी से एग्जाम्पल मुझे बताइए, पॉलीसेपलस में कौन आएगा और गैमोसेपलस में कौन आएगा, जल्दी से नीचे लिख करके बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा है कोरोला, यानी कोरोला की अगर हम बात करें तो कैलिक्स के अंदर है, यूनिट को पेटल्स कहते हैं, कोरोला को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्राइट कलर्ड होता है, और ब्राइट कलर्ड होने का सबसे अहम रोल क्या है, पॉलिनेशन, इंसेक्ट को दूर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना। सेम वही कंडीशन, फ्यूज्ड होंगे तो गैमोपेटलस, फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस। कोरोला ट्यूब फॉर्म में भी हो सकते हैं, बेल शेप में भी हो सकते हैं, फनील शेप में भी हो सकते हैं, विल शेप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भी टॉपिक देखो, 3 टॉपिक बार बार हम आपको कह रहे हैं, जो भी फ्लावर में टॉपिक है, आइसोमेरी वाला आपसे पूछे ना पूछे, आपसे बार बार पूछेगा सिमेट्री वाला टॉपिक, पोजीशन ऑफ ओवरी वाला, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, और फिर तीसरा टॉपिक ये एस्टिवेशन वाला सवाल पूछेगा, और फिर एक है प्लेसेंटेशन वाला। ये 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक 100% सवाल में रहता ही रहता, हर साल का नियम है। तो आइए देखते हैं, एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स एंड फ्लोरल बर्ड। कितने तरह से हो सकते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। आइए हम आपको एक एक करके समझा देते हैं इसी डायग्राम से। वेलवेट, ये जो हमारे पास में वेलवेट है, यहाँ पे सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है कैलिक्स का या कोरोला का या पेटल्स या सेपल्स का, क्या ये एक दूसरे को कोई टच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक फिक्स मैनर में है, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो एक दूसरे को टच कर रहा है, ट्विस्टेड है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे वेलवेट में टच ही नहीं कर रहा है, ओवरलैप करने की बात ही दूर गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, टच तो कर रहा है लेकिन एक फिक्स पैटर्न में, ए साइड बी साइड, ए साइड बी साइड, ए बी ए बी। अब जितने भी ए हमने लिखे हैं वो आप देख पाएंगे सब बाहर है, और जितने भी बी लिखे हैं सब अंदर हैं, तो यानी फिक्स पैटर्न है। लेडी फिंगर, चैनारोस कर्टन में, कैलोट्रोपिस में ये देखने को मिलेगा। फिर वेलवेट के नेक्स्ट है हमारा इम्ब्रिकेट, ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं। देखो ए बी अंदर, बी भी अंदर, ए बाहर इस बार, बी अंदर, फिर देखो दोनों का दोनों बाहर है, तो यानी कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है। इसको हम लोग नाम देते हैं इम्ब्रिकेट, और इसको तो आपको याद ही रखना है। ये है हमारा स्पेशल टाइप का फेबेसी फैमिली में पाया जाने वाला, जिसका कि हमने नाम दिया वैक्सिलरी। आप जल्दी से आपने पढ़ा है, हम आपको लेबल करने के लिए होमवर्क दे रहे हैं, ए बी सी,
किसी कोई एक है किलिया करीना, कोई है विंग्स, कोई यानी वैक्सिलम, आपको बताना है ABC को लेबल कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एस्टिवेशन यानी सबसे पहला वेलवेट, ओवरलैप ही नहीं कर रहा है, याद रखना है, कैलोट्रोपिस। दूसरा वेलवेट के बाद फर्दर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग ट्विस्टेड, बस 3 एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन, तीनों के तीनों मालवेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। इम्ब्रिकेट 2 एग्जाम्पल, कैसिया, गुलमोहर। इम्ब्रिकेट में क्या था, कैसा ओवरलैपिंग था, ओवरलैपिंग है, क्या कोई फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल भी नहीं, जैसे मन तैसे ओवरलैप करा दो, ये है आपका इम्ब्रिकेट। फिर नेक्स्ट है आपका वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में यहाँ हम आपको मिटाना चाहेंगे, यही आपका होमवर्क था, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। एग्जाम्पल पीबिन यानी फेबेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो आपको ये A, ये B, ये C, आप जल्दी से अभी भी लेबल करके मुझे बताएंगे कि क्या आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। जल्दी से आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। फर्दर हमारा नेक्स्ट पार्ट है एंड्रोसियम, ठीक है। चलो एंड्रोसियम जिसका यूनिट होता है एंड्रोसियम जिसकी की यूनिट क्या है, एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टमेन। आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे स्टमेन इज इक्विवेलेंट टू डैश। ऑप्शन नंबर ए मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, पोलन ग्रेन, क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब देखो स्टमेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक को हम स्टॉक यानी फिलामेंट कहते हैं और दूसरा पार्ट है एंथर। एंथर, फिलामेंट, और ये दोनों मिला के क्या कहते हैं, स्टमेन, और स्टमेन इज इक्विवेलेंट टू, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास में जो ये एंथर है, एंथर देखो एक लोब ये, दूसरा लोब ये, बाइलोब्ड, ठीक है। और हर लोब में एक इस तरह से, एक इस तरह से, 2 चैम्बर्ड होते हैं, 2 चैम्बर्ड इन ईच लोब, ठीक है। और पॉलन सेक के अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन। अब जल्दी से एक और होमवर्क, जल्दी से मुझे जवाब देंगे, पॉलन ग्रेन इज इक्विवेलेंट टू डैश। फिर से ऑप्शन वही, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, पॉलन, मेल गैमीटोफाइट, क्या होगा जल्दी से बताइए। और ये एक सवाल के लिए आपसे पूछा जाता है, स्टेराइल स्टेमेन, अगर स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल का मतलब अगर स्टेमेन फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी में ना हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेमिनोड। पर्यंत वाला हमने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। चलो अब दूसरा कंडीशन है, कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारे जो स्टमेंस हैं वो पेटल्स से फ्यूज़ हो जाते हैं, उस कंडीशन को नाम देते हैं एपीपेटलस। देखने को मिलता है कहाँ, ब्रिंजल में। अगर हमारे स्टमेंस पेरियांथ से फ्यूज़ हो जाए तो एपीफिलस, ऐसा देखने को मिलता है लिलिएसी फैमिली यानी लिलिएसी के मेंबर में। चलो नेक्स्ट, अगर स्टमेंस हो और सबके सब फ्री हो, पॉलीएंड्रस सबके सब फ्यूज हो, तो अब तक क्या था, गैमो वर्ड इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे सिन वर्ड यूज हो रहा है, सिन एंड्रस। चलो अब यहाँ पे डेल्फा वर्ड का मतलब होता है रिंग। डेल्फा वर्ड का मतलब क्या होता है, रिंग। अगर सारे के सारे स्टमेंस एक ही, मोनो मीन्स 1, डेल्फा मीन्स रिंग, एक ही बंच में हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं चाइना रोज का एग्जाम्पल, इसको हम लोग नाम देंगे मोनोएंड्रस। अगर 2 रिंग में हो तो हम लोग नाम देंगे डायंड्रस। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंटली है, नीट 2024 में या 23 में ऐसे करके पूछा गया था। फिर है पॉलीएंड्रस, यानी बहुत सारे रिंग में अरेंज हो तो उसको हम लोग पॉलीएंड्रस कहते हैं। एग्जाम्पल है सिट्रस, ये देख लीजिए, अरहुल का फूल आपने देखा है, हमने क्लास में मंगवाया था, आपने देखा। मोनोडेल्फस, पी में देखिए ये एक है, रिमेनिंग्स ये है डाइडेल्फस, और ये है पॉलीडेल्फस, एक इधर है एक इधर है। तो बहुत सारे, जैसे नींबू वगैरह का फल आपने देखा होगा तो उसमें ये फूल आपको देखने को मिलता है। चलो वेरिएशन लेंथ के बेसिस पे हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं, 2 टाइप का अगर लेंथ हो, देखो एक ये लेंथ, दूसरी ये लेंथ, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं डाइडेनमस। ये एग्जांपल है तुलसी, साल्विया एंड मस्टर्ड में ये आपको देखने को मिलता है, ये भी सवाल में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को हम गाइनोसियम कहते हैं, इसके यूनिट को कार्पेल या एक और नाम देते हैं पिस्टिल। अब जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है 12th क्लास वाले, इक्विवेलेंट टू डैश, किसके इक्विवेलेंट होता है ये आप मुझे बताएंगे। एक कार्पेल या एक पिस्टिल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा को हम लोग लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, ओवरी में एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होने वाला है। स्टाइल क्या है, होलो हो सकता है, ये वाला पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मा
सरफेस फॉर लैंडिंग, ट्यूब लाइक हो तो स्टाइल, ओवरी बेसल पार्ट स्वलन हो जहाँ पे प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट है देखते हैं 2 टाइप में। वैसे ही अगर सारे के सारे कार्पल्स क्या हो, फ्री हो, एपोकार्पस, फ्यूज हो, सिनकार्प। ये क्लास 12th वाले को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में भी आया, इसलिए आप जो 11th वाले बच्चे हैं वो इसको अच्छे से याद रख लेंगे कि सर ने कहाँ पे पढ़ा है। रोज, लोटस और एक एग्जाम्पल याद रखेंगे मिचेलिया, ठीक है। मस्टर्ड, टोमेटो, 12th वाले एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, जल्दी से मुझे बताइए क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल। पीप से नाम है, ठीक है, हिबिस्कस, और दूसरा पेपेवर में से आपको बताना है क्या होगा। अब ये फर्दर हमने आपको क्या बताया, 3-4 टॉपिक ज़्यादातर सवाल में आता है, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन और सिमेट्री वाला, और हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस में। तो अब हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। अब देखो यहाँ हम एक ही डायग्राम से आपको सबको समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी एक एक स्लाइड में दिया है तो वो आपको ज़रूरत नहीं है। देखो एक लाइन है जिसको कि हम लोग नाम देते हैं वेंट्रल सूचर। इसी लाइन के अरेंज, मतलब इसी लाइन पे अगर ओव्यूल्स सारे के सारे अरेंज हो तो इस टाइप को मार्जिन, यानी मार्जिन मतलब लाइन पे अरेंज है सारे ओव्यूल्स, तो इसको हम लोग नाम देंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फिर दूसरा देखो यहाँ बीचों बीच एक्सेस पे मौजूद है तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, और यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेराइटल वर्ड का मतलब होता है बाहरी, यानी बाहर देखो मौजूद है तो इसको हम लोग नाम देते हैं पेराइटल। इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम जैसा वर्ड आता है, रेपलम, ये हमने आपको बताया, जिसको हम लोग फॉल्स सेप्टा भी कहते हैं, वो इनमें देखने को मिलता है। फ्री सेंट्रल यानी सेंटर पे फ्रीली मौजूद है, यहाँ पे ये भी सेंटर पे लेकिन फ्री नहीं है, यहाँ पे ये लाइनिंग्स हैं, जबकि इनमें क्या है, सेंट्रल है पे हैं लेकिन कोई भी लाइनिंग्स मौजूद नहीं है, फ्री है, तो इसको हम फ्री सेंट्रल कहते हैं। और अगर ओव्यूल्स बेस पे मौजूद है तो बेसल प्लेसेंटेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे, बार बार इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ नहीं आता है, ये अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले मार्जिनल पी, देखो सारे के सारे मटर के जो दाने हैं वो एकदम लाइन पे अरेंज होते हैं, मार्जिनल। चलो दूसरा, ये आपने टमाटर देखा है, टमाटर को बीचों बीच काटिए, कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये है आपका एक्साइल, कहाँ देखने को मिलेगा, चाइना रोज यानी मालवेसी फैमिली, टोमेटो यानी सोलेनेसी फैमिली, और फिर है लेमन यानी सिट्रस वाले में, सब में आपको देखने को मिलता है ये, तो आपने ऐसा देखा होगा। फर्दर नेक्स्ट है पेराइटल में देखो, हाँ ये जो फॉल्स सेप्टम, ये जो लाइन हमने आपको बताया फॉल्स सेप्टम लाइन देखने को मिलता है, एकदम याद रखेंगे, नाम है मस्टर्ड एंड अर्जिमोन। ओवरी कैसी है, सिंगल चेम्बर्ड की है, लेकिन ये अपीयर होता है 2 चेम्बर्ड के जैसा, दिखता है नहीं, क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा, जिसका नाम होता है रेपलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डायंथस एंड प्राइमरोज, बहुत इंपॉर्टेंट याद है, एग्जाम्पल एकदम याद रखिएगा। और लास्ट है आपका बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब ये देखिए, बेस पे ओव्यूल्स मौजूद हो, बेस पे 2 ही एग्जाम्पल है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो इस तरह से हमने प्लेसेंटेशन वाला पार्ट भी समाप्त कर लिया। अब आइए हम आगे रिमेनिंग्स पार्ट पे चलते हैं। तो इस तरह से हमने फ्लावर्स के वो पार्ट्स देख लिए। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि क्लास 12th में आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे, ओव्यूल्स आपके सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओवरी आपकी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, द फ्रूट एंड द सीड। हम फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा फ्रूट का डेफिनेशन क्या है, राइपेंड ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, जब ओवरी फर्टिलाइज हो जाए तो वही फ्रूट है, ओवरी ही फ्रूट बन जाता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का, यानी एंजियोस्पर्म का। इसके अलावा कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा। यानी कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या नाम देते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना वाले केस में आपको देखने को मिलता है। इन मैंगो एंड कोकोनट, स्पेसिफिकली डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। इनके फ्रूट्स को क्या नाम देते हैं, ड्रूप। और ये कैसी होती है, ये 2 लाइन एकदम याद रख लेंगे। ड्रूप के अंदर क्या देखने को मिलता है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी कंडीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, ये आपका एनसीईआरटी का ये 2 डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कौन सा एपिकार्प है, कौन सा मेसोकार्प है, कौन सा एंडोकार्प है। फ्रूट वाल को हम नाम देते हैं पेरिकार्प, और इसमें भी अगर सबसे बाहर वाला हो तो एपिकार्प, मिड वाला हो मेसोकार्प और अंदर वाला हो तो एंडोकार्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैंगो के केस में हम एक चीज़ देखते हैं कि छिलका यानी एपिकार्प अलग है, मेसोकार्प जो कि एडिबल है, एंडोकार्प जो कि सीड यानी गुठली है। तो यानी हम जो मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं, मेसोकार्प वाला। जबकि कोकोनट की अगर हम लोग बात करें तो कोकोनट का मेसोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है, ये हम नहीं खाते हैं। कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, ये वाइट कलर का पार्ट या इसके अंदर का मौजूद वाटर जो कि क्या है, एंडोस्पर्म होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोकोनट हो चाहे कि मैंगो हो, दोनों को हम ड्रूप कहते हैं। ड्रूप को ड्रूप कहने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का यानी स्टोनी एंडोकार्प होनी चाहिए। यानी एंडोकार्प अगर स्टोनी जैसा हो, पत्थरनुमा हो, तो उससे फ्रूट को हम नाम देते हैं ड्रूप। देखो पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों, तो रिवीजन है, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश हमारी ये है कि 1 घंटे के अंदर इसको कंपाइल करके कराया जाए। तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत जरूर आएगा इसमें। आपको हम रिवीजन पर्पस या क्विकली वो देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द सीड। सीड क्या है, जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाए तो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। सीड में क्या चीज़ होते हैं, 2 चीज़ होते हैं मेनली, एक होता है सीड कोट और दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होते हैं, रेडिकल्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जल्दी से आप मुझे डाइकॉट के एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या नाम दिया गया था, जल्दी से भर दीजिए। TI होता है, रिमेनिंग्स आप भर दीजिए क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके अंदर अगर 2 कॉटिलीडॉन्स हो तो डाइकॉट, और अगर एक ही कॉटिलीडॉन्स हो तो उनको हम मोनोकॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से डाइकॉट के सीड की बात करें तो इसकी जो बाहर की कवरिंग है, यहाँ पे याद रखना है, बाहर वाले को टेस्टा, अंदर वाले को टेगमेन। इस साल भी आया था सवाल, उल्टा करके आपसे गलती करा देगा, लिख देगा आउटर टेगमेन इनर टेस्टा। याद रखेंगे, आउटर टेस्टा इनर टेगमेन। ठीक है, सीड पे जो स्कार यानी दाग है उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइलम नाम देते हैं। ठीक है, हाइलम के ऊपर एक ओपनिंग स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोपोल। बहुत बार आपको ये वाला डायग्राम एज इट इज़ दे देगा, ABC, और आपसे पूछेगा भरिए यहाँ पे ABC है क्या। नेक्स्ट, अब हम अगर बात करें तो इनमें क्या क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलीडॉन्स, डाइकॉट की बात हो रही है। तो रेडिकल्स जो रूट बनाएगा, प्लूम्यूल्स जो कि सूट बनाएगा। अब यहाँ से हम अगर बात करें तो ये चीज़ एक लाइन है, हमने आपको बताया है, आप मुझे बताइए ऑल डाइकॉट्स आर डैश एक्सेप्ट डैश। जल्दी से बताइए, ऑल डाइकॉट्स आर, ऑप्शन नंबर A एंडोस्पर्मस, ऑप्शन नंबर B मोनोस्पर्म मतलब नॉन एंडोस्पर्मस, और उसके बाद ऑल डाइकॉट्स आर डैश एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आपको 2 हम दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर A कैस्टर, ऑप्शन नंबर B ऑर्किड। जल्दी से आप भरिए। तो देखो जनरली यहाँ पे आपको दिया गया, अब आप आंसर यहाँ पे मैच करते हैं। ऑल डाइकॉट्स के जो सीड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस, यानी इनको जो एंडोस्पर्म है वो सीड बनते दौरान क्या हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है, नहीं बच पाता है, ख़त्म हो जाता है, इसीलिए ये सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान से रखना है। चलो अब यहाँ से आपको ये वाला जो सवाल है, मोनोकॉट सीड, क्लास 12th का ये डायग्राम है। 12th में ये बोर्ड में CBSE में भी पूछता है, आपके में भी पूछेगा। तो यानी ये डायग्राम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल। रेडिकल्स की कवरिंग को कोलियोराइजा कहते हैं, R फॉर रेडिकल्स, R फॉर राइजा। तो रेडिकल्स की कवरिंग को कोलियोराइजा और प्लूम्यूल्स P दोनों में आ रहा है, तो प्लूम्यूल्स की कवरिंग को स्कूटेलम कहते हैं, सॉरी कोलियोप्टाइल कहते हैं। और स्कूटेलम क्या है, ये जो आपका बीच का स्ट्रक्चर्स है जो कि कॉटिलीडॉन है। तो यानी सिंपल सी बात है, मोनोकॉट के केस में कॉटिलीडॉन को हम क्या नाम देते हैं, स्कूटेलम। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कैसी है, एंडोस्पर्म है। और ये हमारा जिसके ऊपर लाइनिंग ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एल्यूरोन, ये कैसा होता है, प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। तो इनमें से आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको दिक्कत आए तो बताइए। ठीक है, देखो कॉटिलीडॉन को क्या नाम देते हैं, डायरेक्टली सवाल पूछता है। इन केस ऑफ मोनोकॉट सीड कॉटिलीडॉन इज नोन एज डैश स्कूटेलम। ठीक है, उसके बाद पूछेगा प्लूम्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। चलिए
अब यहाँ से हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स देखते हैं, जैसे फ्लोरल फार्मूला है, आपका होमवर्क है, जैसे हमने आपको बताया है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ये है आपका फ्लोरल डायग्राम, ये है फ्लोरल फार्मूला। इन दोनों में आप किसको प्रीफर करना पसंद करेंगे? आपको बोला जाए कि हम आपको दो में से कोई एक चीज़ देंगे, या तो फ्लोरल फार्मूला या तो फ्लोरल डायग्राम, आप मुझे जल्दी से कमेंट में जवाब बताएंगे कि फ्लोरल फार्मूला आप चूज़ करना पसंद करेंगे या फ्लोरल डायग्राम को। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम। इसमें क्या है, ये पहला लेटर इंडिकेट करेगा मतलब वो जो है सिमेट्री, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमेट्री को। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। देखो प्लस बी है, एरो बी है, तो यानी बाइसेक्सुअल। के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गाइनोसियम। तो इस तरह से आपको क्या, कैलिक्स किस तरह से 2+2 यानी 2 रिंग में है, 2-2 के अरेंजमेंट में, तो के 2+2। देखो 4 है, यानी अगर आपको ध्यान हो, अगर फ्लावर्स 4 के मल्टीपल में हो तो उसको हम लोग टेट्रामेरस कहते थे। एग्जाम्पल आपको ध्यान है, हमने क्या बताया था, कौन सी फैमिली में? ब्रेसिकेसी। तो ये किसका फार्मूला है? ब्रेसिकेसी का फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है, ब्रेसिकेसी का। ये फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में देखो मदर एक्सिस है, इनमें हमारे पास कहीं भी मदर एक्सिस नहीं दिख पा रहा है। तो आप जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट करके जल्दी से जवाब बताइए कि आप फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम में आप किसको चूज़ करना पसंद करने वाले हैं। चलिए अब इसके बाद हमने आपको बता दिया, अब हम आइए देखते हैं। बी आर लिखा रहेगा तो ब्रैक्टिएट, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियांथ। अब जल्दी से बताइए, अभी हमने आपको बताया था पेरियांथ कौन सी फैमिली के लिए हमने नाम बताया था, पेरियांथ का यूनिट क्या होता है जल्दी। फिर ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गाइनोसियम, जी के नीचे डंडा हो तो सुपीरियर ओवरी। जल्दी से मुझे बताइए सुपीरियर ओवरी को आप क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस या ईपीगाइनस? जल्दी से बताइए। जी के ऊपर डंडा है तो इन्फीरियर ओवरी, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए। बाइसेक्सुअल के लिए, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का याद कीजिए, अभी जस्ट हमने निमोनिक्स बताया था, मैं चली दिल्ली वाला, कि बताइए एक्टिनोमॉर्फिक था या जाइगोमॉर्फिक? जाइगोमॉर्फिक के लिए प्लस ये फ्यूज़न वाला, और ये आपको किसी भी टाइप का अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है तो इससे आपको दिखेगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये जो फार्मूला है इनमें कोहेसन भी दिखाएगा, एडेशन भी दिखाएगा, और ये आपका आंसर है कि फ्लोरल फार्मूला क्यों बेहतर है। फिर भी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, जल्दी से आप इसको नहीं देखेंगे, आप जल्दी कमेंट करके बताएंगे फार्मूला चूज़ करेंगे या डायग्राम। तो चलिए कुछ फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैबेसी, ये अब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर भी हम लोग आइए थोड़ा बहुत पार्ट इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या अब आपके एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद भी आपको क्या हर हाल में इसको याद रखना है, तो आपको हम आपको बता दें, तो आपको आपके एनसीईआरटी में हो अन्यथा ना हो, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। पी, बिन, ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन। ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा जो कि नील है, सन हेम्प, सिस्बानिया ट्राइफोलियम जो कि फोडर मतलब चारा के तौर पे हम कैटल्स को यूज़ कराते हैं। ऑर्नामेंटल्स प्लांट है ल्यूपिन, स्वीट पी, और मेडिसिनल प्लांट है मुलेठी। तो आपको देखो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है हाउ मेनी ऑफ देम करके चूज़ करके दे देगा, तो ये आपको तो हर हाल में याद रखना है, आपको भूल नहीं सकते, आप इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते भूलना है इसके एग्जाम्पल्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास सोलेनेसी, ये फैमिली अभी भी स्टिल आपके एनसीईआरटी में है, तो आइए हम इसको अच्छे से एक बार देखते हैं सोलेनेसी फैमिली के बारे में। यानी सोलेनेसी का दूसरा नाम भी है आलू की फैमिली, ठीक है। हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, जनरली कुछ छोटे ट्रीज आपको देखने को मिल सकते हैं। लीफ अल्टरनेट होगा, सिंपल होंगे, अल्टरनेट याद है, अपोजिट अल्टरनेट या वर्ड में अल्टरनेट, सिंपल या कंपाउंड में सिंपल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कभी कभी कंपाउंड लीफ कैसा देखने को मिलेगा, कभी कभी अगर रेयरली देखने को मिला तो पिन्नेटली, जनरली कैसे होंगे, सिंपल लीफ, ठीक है। चलो, और वेनेसन्स चूंकि डाइकॉट है तो कैसा वेनेसन होगा, रेटिकुलेट वेनेसन होगा। फर्दर इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, एक्सिलेज या साइमोज, याद है आपको रेसिमोज का एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, ब्रेसिकेसी, फेबेसी, और साइमोज का एग्जाम्पल सोलेनेसी, लिलिएसी। तो साइमोज किस में देखने को मिलेगा, जो आपके सिलेबस में उसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस। 5 के मल्टीपल में है, एस्टिवेशन वेलवेट है, यहाँ से आपको देख लेना है। चलिए उसके बाद स्टेमेंस का नंबर 5 है, गाइनोसियम 2 है। ओवरी देखिए कैसी है, सुपीरियर मतलब जी के नीचे डंडा या ऊपर डंडा, बताओ कैसा डंडा होगा, जी के
ऊपर अंडा होने वाला है। इसके फ्रूट्स को बेरी कहते हैं, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, याद रखेंगे। सीड इसके कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको स्पेसिफिकली हम याद कराना चाहेंगे। फिर एग्जांपल, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेल्लाडोना, अश्वगंधा, टोबैको, प्यूटूनिया। तो इन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। और कुछ एग्जांपल्स लिलिएसी का कुछ भी आपको नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ एग्जांपल, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलोई, एस्परेगस, कॉल्चिकम ऑटमनेल, जिससे कि हम ऑब्टेन करते हैं कॉल्चेसिन। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर आपको पहले से पढ़ा हुआ, रिवीजन एक बार करके आए हैं, उसको हमने बस आपको एक बार गो थ्रू करा दिया, तो पढ़ाया नहीं है, बार बार दोबारा आपको यही बता रहे हैं। रिवीजन के बाद एक पर्सपेक्टिव से बस क्विकली दिखाया कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए। और क्या क्या स्पेशली ये हमने ये जो हमारा सेशन था इसमें हम स्पेशली ये देखें नीट में क्या सवाल पूछते हैं, कहाँ से ज़्यादा आता है। पढ़ाते टाइम हर कुछ पढ़ाना होता है, यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने टच किया। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, अगली कथा कहानी। धन्यवाद, चलिए, थैंक यू।